आने की गति धीमी। मिजोरम सरकार ने प्रवासियों का किया रेस्क्यू। देहरादून में फंसे प्रवासियों का किया गया रेस्क्यू। करीब 56 लोगों को लेकर देहरादून से रवाना हुई बस। क्वारंटाइन सेंटर में बने मानव भंडार। समयावधि पूरी होने पर प्रवासियों को बिना जांच घर भेजा। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है जनता। नहीं थम रहा प्रवासियों के पैदल चलने का सिलसिला। एक मजदूर दंपति पैदल अपने घर मेरठ जाने को निकला। मजदूर दंपति के चेहरे पर दिखी मायूसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये बीते जमाने की बात रह गई है, क्योंकि ना ही अब राम की गंगा मैली है और ना ही ये गीत मौजूदा गंगा के हालातों पर फिट बैठता है। जी हां, कोरोना ने भले ही देश को मुसीबत में डाल दिया हो, लेकिन गंगा को मानो इस लॉकडाउन ने फिर से जीवन दान दे दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी भले ही लोगों के लिए अभिशाप बन गई हो, लेकिन इसकी बीमारी की रोकथाम के लिए देश में जो लॉकडाउन लगाया गया वो पर्यावरण के लिए वरदान साबित हुआ। एक तरफ जहां शहरों की आबोहवा शुद्ध हुई, वहीं नदियों की सेहत में भी काफी सुधार हुआ है। इसका एक नया नमूना गंगा जल में देखा जा सकता है। जिस मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार की सारी कोशिशें फेल हो गई थी, उसे 1.5 महीने के लॉकडाउन ने कर दिखाया है। लॉकडाउन में गंगा के पानी की गुणवत्ता बेहतर और शीशे की तरह साफ हो गई है। गौमुख से लेकर गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर का सफर। इस सफर में कई राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए एक जीवनदायिनी का गंगा सागर में मिल जाना, ये है कुदरत का एक अद्भुत नजारा। कुदरत से मिली इस अनमोल सौगात का नाम है माँ गंगा। माँ गंगा युगों युगों से मानव जाति का उत्थान करती आई है। यही नहीं, खेत खलियानों को सींचने के साथ साथ इंसानों के पाप तक धोती है माँ गंगा। पर्वतों से निकलकर गंगा का पहला मैदानी पड़ाव होता है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद सबसे बड़ा दूसरा पड़ाव धर्म नगरी हरिद्वार, जहाँ हर की पौड़ी और तमाम घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। स्थानीय खैर हरिद्वार है ये। आज पहली बार मेरे को माँ गंगा का इतना साफ स्वरूप देखने को मिल रहा है। कभी आज तक इतनी स्वच्छ निर्मल नहीं देखी। ये लॉकडाउन के चलते कहते ना, माँ गंगा अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटती हुई आ रही है। पहले किस तरीके से आपने भी देखा होगा, गंगा मैया किस तरीके से दूषित जल चल रहा था, आज आचमन करने योग्य भी है, साफ सुथरा है। आप इसकी निर्मलता आप ये इससे देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। गंगा मैया के अंदर जो बीच में पत्थर वगैरह है वो सब आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड और तमाम गंगा घाट जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते आज तमाम घाट सुनसान हो गए हैं। मगर इस सूनेपन में गंगा ने खुद को संवार लिया है। अब जो बहता जल इतना साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है कि कभी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश में लगातार जो है गंगा की मॉनिटरिंग की जाती है। अगर हम मार्च के महीने के डेटा से कंपेयर करें कि मार्च में गंगा की क्या गुणवत्ता थी, गंगा के पानी की, और अब लॉकडाउन के टाइम पर क्या स्थिति है, तो हमें अगर मैं पर्टिकुलरली हर की पौड़ी की बात करूं, हर की पौड़ी में एक बीओडी एक टर्म होता है जो पोल्यूशन का लेवल दिखाता है, उसकी मात्रा में 20% की कमी पाई गई। इस स्वच्छता के पीछे गंगा के घाटों पर इंसानों का ना आना, फैक्ट्रियों का बंद होना, मंदिरों, आश्रम, होटल्स का बंद होना भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। उधर गंगा से जीवन यापन करने वाले तमाम लोगों के साथ गंगा सभा, तीर्थ पुरोहित समाज भी गंगा के स्वरूप को देखकर काफी खुश है। उनका मानना है कि गंगा का इस तरह का स्वरूप आज तक पहले कभी नहीं देखा है। तो भाग्य का विषय है। जिस गंगा की कल्पना सतयुग के समय पे की गई थी, मुझे लगता है कि वो गंगा का स्वरूप, उज्जवल स्वरूप जो गंगा का वर्तमान में दिख रहा है, जितनी उसको देखने मात्र से ही खुशी हम लोगों को मिलती है, मुझे लगता है कि जो हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु हैं या जो गंगा के प्रति मोक्ष और आस्था की भावना रखते हैं, वो लोग जिस प्रकार की गंगा की कामना करके आते हैं और गंगा उस स्वरूप में उस समय नहीं मिलती है, वो कहीं ना कहीं दुख होता है। देखिए, गंगा एक अलौकिक शक्ति है। लौकिक शक्ति उसका स्पर्श ही नहीं कर सकती। अंतर क्या है
कि गंगा के जल की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। गंगा तो अपवित्र को भी पवित्र करती है कि अगर सैकड़ों योजन दूर भी व्यक्ति घर में बैठा हुआ अंतःकरण में गंगा का प्रादुर्भाव हो तो वही जो स्नान का फल प्राप्त होता है जीव को, वही फल प्राप्त होता है। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक बहती गंगा 2500 किलोमीटर की दूरी में 29 बड़े शहर, 48 कस्बे, 23 बड़े छोटे शहर के बीच से निकलती गंगा में औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी, साथ ही गंगा घाटों किनारों पर जनता की ओर से डाला जाने वाला कचरा गंगा प्रदूषण का बड़ा कारण रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब इंसान अपनी खुदगर्जी से बाज नहीं आता तो कुदरत खुद ही अपने स्वरूप को बरकरार रखने के लिए बड़े फैसले लेती है, जो कि इस लॉकडाउन के कारण हो गया है। देहरादून से के न्यूज के लिए विशेष संवाददाता राजेश वर्मा की रिपोर्ट। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आपको सुनाते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं। हुआ नहीं होता है, प्लान नहीं होता है, क्योंकि ये डाइवर्जन तो प्लान ही नहीं था। ये तो हमें जबरदस्ती करना पड़ता है जब डिले होती है ट्रेन शुरू में, और आज महाराष्ट्र में वही स्थिति देखने को मिलती है। मैं सभी प्रदेशों से विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो कोऑपरेट करें। सही माने में जितनी गाड़ियाँ संभाल सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जितने के सही माने में यात्री हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उतनी गाड़ियां मांगे, उतनी गाड़ियां चलाने के लिए हमारे को सहयोग करें। अच्छी लिस्टें दें, समय पे पैसेंजर्स को ट्रेन स्टेशन लाएं, जिससे ट्रेन व्यवस्थाएं जल्दी चले और हम समय सीमा के हिसाब से पूरी व्यवस्थाओं के साथ खाना पीना रास्ते में जो हमने अरेंज कर रखा होता है वो दे के लोगों को अपने घरों तक सुरक्षित और सुगम यात्रा से पहुंचा सके। उत्तर प्रदेश, बिहार मजदूर बाहुल्य प्रदेश है, पर उन्होंने ज़्यादा कंप्लेन नहीं की है। कंप्लेन आती है महाराष्ट्र से, बंगाल से और केरल से। केरल के सीएम ने तो अलर्ट भी किया कि रेलवे उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर रही है कि ट्रेन्स पहुंच रही हैं, इनकमिंग ट्रेन्स के बारे में पहले से ही। बहन जी, ये आप देखिए, अगर आंकड़े 3256 ट्रेनें चल चुकी हैं कल तक, उसमें लगभग 1500 ट्रेनें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश गई और लगभग 1200 ट्रेनें बिहार। लेकिन इतना कोऑपरेट किया, मैं दाद दूंगा। मैं वास्तव में आज देश के समक्ष बताना चाहूँगा, महाराज योगी आदित्यनाथ जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इतने दिल से अपने उत्तर प्रदेश के जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको दिल से लगा के उन्होंने अपनाया है, उनकी व्यवस्थाएं की है। हर जगह अच्छी तरह उनको उतार के खाना पीना रखिया, क्वारंटाइन किया, मेडिकल टेस्ट किया, पैसे दिए 1000 रुपए, साथ में 1 महीने का राशन और तेल सब कुछ किट के माध्यम से उनको दिया। इतनी चिंता की। बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कोई ट्रेन को मना नहीं किया, सबको गले लगाया, सबको बुलाया, ट्रेन का भाड़ा उनको वापस दिया, 500 रुपए ऊपर दिए, अपने अपने घरों तक पहुंचाया मेडिकल टेस्ट करके। उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सब जो प्रवासी मजदूर आए उनको 2000 रुपए देके अपने घरों तक पहुंचाया। आखिर क्या पश्चिम बंगाल
केरल, ये सब राज्य इसी प्रकार से नहीं कर सकते? क्या महाराष्ट्र जैसे राज्य में व्यवस्थित रूप से सबको नहीं भेजा जा सकता? और रही बात केरल के कंप्लेंट की, रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है ये जो स्टेट भेजता है उसने ये जानकारियां बनानी है, उसने जो प्रवासी मजदूर है उनका ई पास बनाना है। रेलवे तो कोई रिलीफ कैंप नहीं चला रहे, रेलवे तो एक मात्र साधन दे रहे लोगों को अपने घर जाने का। ये भेजने वाले राज्य और पहुंचने वाले राज्य के बीच का समन्वय। और आज पश्चिम बंगाल कल रात से महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें साइक्लोन से लड़ने दो, लेकिन महाराष्ट्र उनको कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, हमें कुछ लिख के दे ही नहीं रहे कि हमने क्या करना है। हमें कैसे मालूम हम ट्रेन चलाएं कि नहीं चलाएं? पश्चिम बंगाल कह रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र के डिमांड पे हमें देनी पड़ रही है। ये गाइडलाइंस है होम मिनिस्ट्री की। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इस विषय को भी जल्द से जल्द सुलझाएं, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। और जल्दी से जल्दी ये जो गाड़ियां हमने इतनी 145 गाड़ियां महाराष्ट्र में आज खड़ी रखी है, तैयार हैं, और आपने देखा होगा खाली खड़ी हैं गाड़ियां इतनी सारी, पूरे महाराष्ट्र में कोने कोने में गाड़ियां खाली पड़ी हैं। और ये नेशनल वेस्टेज है, केंद्र सरकार का 85% इसमें नुकसान हो रहा है, और ये सब भारत के करदाता टैक्स पेयर्स का नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के लोगों का भी 15% नुकसान हो रहा है, उनको इन गाड़ियों का पैसा देना पड़ेगा जो उन्होंने बुक की लेकिन इस्तेमाल नहीं की। तो एक प्रकार से देश को भी नुकसान, महाराष्ट्र वासियों को भी नुकसान, और जो 2-2.5 लाख लोग हम इन ट्रेनों से घर अपने पहुंचा सकते थे, उन सब की भी व्यवस्था को महाराष्ट्र में पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होने के कारण दूसरे लोगों के साथ कितना अन्याय हो। आपने भाड़े की बात करी, 85% देगा, 15% स्टेट देगा। भाड़ा नहीं, खर्चा कॉस्ट होगा। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने अलेज किया था कि ये सब भाड़ा श्रमिकों को देना पड़ रहा है, उनसे वसूला जा रहा है। भाई दुर्भाग्य की बात है कि इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद उनको गलत भ्रांतियां फैलाने की जरूरत पड़ती है राजनीति में अपना स्थान कायम रखने के कारण। वास्तव स्थिति यह है कि उन्हीं का राज्य महाराष्ट्र भाड़ा कलेक्ट कर रहा था, और जिस जिस जगह जा रहे थे वहां पे कुछ जगहों पे भाड़ा वापस नहीं दिया जा रहा। जैसे मैंने बताया, उड़ीसा में 2000 रुपये दिए जा रहे थे जिससे भाड़ा भी शामिल था, बिहार में भाड़ा और 500 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश में भाड़ा के नाम पे 1000 रुपये, भाड़ा से भी ज्यादा। और सीधे आपको ले चलेंगे गाजियाबाद बॉर्डर, जहां पर अभी भी जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। कल से ये जाम लगा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर। गाजियाबाद की सीमाओं को सील कर दिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबा जाम ये लगा हुआ है, और लगातार जाम को खोलने की कोशिशें भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से। गाजियाबाद बॉर्डर की आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया था, क्योंकि दिल्ली से जो गाजियाबाद आते थे ऐसा माना जा रहा था कि उससे कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और गाजियाबाद में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ेंगे। इस वजह से कल गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया था, और उसके बाद काफी लंबा जाम लग गया था। और अब आपके सामने तस्वीरें हैं, अभी भी ये जाम लगा हुआ है। लगातार प्रशासन अपनी कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से जाम को हटाया जा सके। कल कई सारी एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई थी, लेकिन उनको किसी तरह से निकाल लिया गया था, अलग लेन बना करके उनको निकाला गया था, और अभी भी ये जाम लगातार बना हुआ है। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर ये जाम लगा हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि जिस कोविड हॉस्पिटल में कोरोना वॉरियर्स स्वयं को संक्रमण से बचाते हुए कोविड-19 से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस अस्पताल को 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वैसे तो सभी अस्पतालों में कोरोना वॉरियर्स को मानकों के अनुरूप संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, फिर भी अस्पताल अपने यहाँ कार्यरत चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में डटे हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का भी मनोबल बढ़ेगा, और अन्य राज्य सरकार अपने हर कोरोना वॉरियर्स के साथ है। या कोविड वॉरियर्स हैं, अगर वो संक्रमण से बचते हुए और
संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं, तो उस अस्पताल को प्रोत्साहन के लिए ऋषिकेश धरासू हाईवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को भी बधाई दी है, जिनकी कुशलता और अथक प्रयासों से ये सुरंग तैयार की गई। उन्होंने कहा है कि इससे न केवल चंबा कस्बे में जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि गंगोत्री और यमुनोत्री का सफर भी आसान हो जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और वहां आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी। कोविड-19 जैसी महामारी के समय बीआरओ के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों ने इस टनल के निर्माण से देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। यह भी आत्मनिर्भर भारत का एक रूप है। बता दें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चारधाम परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश धरासू हाईवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार की गई है। इस टनल का केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया है। इंसिडेंट कमांडर बिलौना बस अड्डा बागेश्वर में अवगत कराया गया कि हल्द्वानी से उत्तराखंड परिवहन निगम की 4 बसों से 91 प्रवासी स्टैंचिंग एरिया बिलौना में पहुंच चुके हैं, जिससे महाराष्ट्र, हैदराबाद, पूना, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, नोएडा, मुरादाबाद, सहारनपुर और हरिद्वार आदि स्थानों के प्रवासी शामिल हैं। उन्होंने अवगत करवाया है कि स्टैंचिंग एरिया बिलौना पहुंचने पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ डाटा तैयार किया जाएगा। जनपद में पहुंचने पर इन प्रवासियों को जिला प्रशासन की ओर से लंच पैकेट, पानी की बोतल के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण और डेटा तैयार करने के उपरांत उन्हें होम क्वारंटाइन फैसिलिटी, क्वारंटाइन सेंटर के लिए उनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। हैं, हमने सारी व्यवस्था देखकर ही उनको बुलाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो प्रवासी भाई हैं उनको जहाँ जहाँ वो हम लेकर आ रहे हैं। हालांकि अब आने की स्पीड थोड़ी कम इसलिए हुई है कि दिल्ली में हमारी 100 बसें कल गई थी, अभी 30 ही बसें वापस आई हैं, अभी 70 बसें वहाँ हैं। तो अभी हम लोगों से कह रहे हैं आप आइए। देखिए हमारे यहाँ ये सही है कि प्रवासी आने के बाद संख्या में इजाफा हुआ है, बढ़ी है। संख्या बहुत कम थी, इसलिए जो डबलिंग होने की स्थिति वो बहुत तेज़ी के साथ हुई है और देश के एवरेज से भी ज़्यादा तेज़ी से हुई है। लेकिन चूँकि जो बहुत भारी संख्या में हमारे ये सब लोग आए हैं, प्रवासी जो हमारे भाई हैं, तो उनमें से जो महाराष्ट्र और दिल्ली से आने वाले उनमें से पॉजिटिव केस ज़्यादा आ रहे हैं। उत्तराखंड में लौट रहे प्रवासियों ने अब उत्तराखंड सरकार की समस्याओं को दिन प्रतिदिन बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रवासियों के लौटने के बाद जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, उससे राज्य सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। तो वहीं अब राज्य सरकार प्रवासियों को लाने में कहीं ना कहीं अब थोड़ी ढिलाई बरतती जा रही है, जिसका मुख्य वजह दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। व्यवस्थाएं हैं, हमने सारी व्यवस्था देखकर ही उनको बुलाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो प्रवासी भाई हैं उनको जहाँ जहाँ वो हम लेकर आ रहे हैं। हालांकि अब आने की स्पीड थोड़ी कम इसलिए हुई है कि दिल्ली में हमारी 100 बसें कल गई थी, अभी 30 ही बसें वापस आई हैं, अभी 70 बसें वहाँ हैं। तो अभी हम लोगों से कह रहे हैं आप आइए। देखिए हमारे यहाँ ये सही है कि प्रवासी आने के बाद संख्या में इजाफा हुआ है, बढ़ी है संख्या। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकार की अपील के बाद भी प्रवासियों के पैदल गंतव्य तक पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही एक मामला डोईवाला के धुतली में सामने आया है, जहां पर एक मजदूर दंपति पैदल ही अपने घर मेरठ के लिए निकल पड़े। मजदूर दंपति के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। दरअसल लॉकडाउन के कारण 45 दिन से इन्हें घर जाने का इंतजार है और शासन प्रशासन से उम्मीद थी कि इनके लिए कोई मदद होगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जब इन लोगों को कोई मदद नहीं मिली तो मजबूर होकर ये पैदल ही घर जाने के लिए निकल पड़े। देहरादून दीपनगर से आ रहा हूँ। कहाँ जाओगे? मैं मेरठ जाऊँगा। ऐसी पैदल ही जाएंगे सर, और क्या करें। आप ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। और समाज इतना सारा मेरठ पैदल, सर क्या करें, जब खाने पीने का कुछ है नाम नहीं। लिखाया क्या कहा उन लोगों ना, उन लोगों ने बस 2 दफा फोन तो आया कि आप जाना चाहते हो। मगर सर जाने के लिए ही तो मैंने आईडी वगैरह दी थी अपनी। अब उन्होंने फिर इतना ही बात हुई, फिर फोन काट दिया। कोई खाना पीना राशन मिला? राशन तो सर शुरू में दिया, उसके बाद नहीं मिला। उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ी लापरवाही सरकारी नुमाइंदों द्वारा की जा रही है। प्रवासियों के रखरखाव के अलावा उनके स्वास्थ्य के साथ मजाक के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। उत्तरकाशी जिले के कंसेरू में भी एक ऐसा मामला देखने को मिला है, जहां बाहरी राज्यों से लौटे प्रवासियों को क्वारंटाइन तो कर दिया गया था, लेकिन समयावधि समाप्त होने के बाद प्रवासियों को बिना स्वास्थ्य जांच के ही घर भेज दिया गया। ऐसे लापरवाही में सरकारी तंत्र अपने पाले की गेंद दूसरे पाले में डाल देते हैं, जिसका खामियाजा मासूम जनता को भुगतना पड़ता है। हमारा यहाँ पे टीम जो काम कर रही है, पंचायत स्तर पे टीचर हैं, यहाँ पे प्रधान जी हैं, आशा है, आंगनबाड़ी है। तो स्वास्थ्य का ये है, हम लोग इनका जैसे फिजिकली पूछ के जो करते हैं कि भाई किसी को कोई सिम्टम या कोई खांसी जुकाम, और ये भी हमारे जो एसडीएम स्तर से जहाँ पर बात हो रही थी, उनका यही कहना है कि किसी भी अगर लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम जिले स्तर पे उनको भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। कोरोना महामारी के दौर में बाहरी प्रदेशों से अपने घरों की ओर जान बचाने से जद्दोजहद में लौट रहे प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटाइन कराए जाने को लेकर बागेश्वर जिला प्रशासन पूर्व में अव्यवस्थाओं से सबक लेते हुए अधिक सतर्क हो गया है। बाहरी राज्यों से खासकर महाराष्ट्र रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को जिले में बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में भेजने का योजना बनाई गई। सरकारी स्कूलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधाओं की जांच और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए उप जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा और बीजेपी जिलाध्यक्ष शिव सिंह भिष्ट ने वहां पर जायजा लिया। इस दौरान बाहरी राज्यों से आए लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी से ना गुजरना पड़े, इसके साथ ही प्रशासन सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं जिले के पर्यटन स्थल कौसानी के सभी होटलों में पूर्व में बाहरी प्रदेशों से आए करीब 300 लोगों को क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।